सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सर अनिल जांगिड़ में। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, कल मैंने टेलीग्राम पर बताया था कि एक एस्ट्रोप्लेकिया नामक एक रोग हो गया है, जो कि आगे चलकर कैंसर में भी बदल सकता है। लेकिन मैंने इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है और ज़्यादा घबराने वाली भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, आपका जो पेपर सॉल्यूशन है वो तो आपको मैं करवाऊँगा ही करवाऊँगा, ठीक है। और तो इसलिए मैं मान लीजिए कि जैसे कोई भी टैबलेट वगैरह और दवाई वगैरह लगा के वो आपकी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। क्लास आपकी नहीं रुकने वाली है, ठीक है, क्लास आपकी चलेगी। तो कल हमने जो है पेपर वन का सॉल्यूशन किया था, ठीक है। उनमें कुछ प्रश्नों में डाउट भी था, ठीक है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें कोई न कोई डाउट हो जाता है, ठीक है। मेन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो वैसे इनमें भी हो सकता है कोई 5-4 प्रश्न इधर-उधर होंगे, ठीक है। उनको मैं बाद में देखूँगा और कोशिश करूँगा कि उनका जो सही आंसर है वो मैं आपको दूँ, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो कल अपना पेपर नंबर 2 हुआ था, ठीक है, उसका सॉल्यूशन करते हैं अभी, ठीक है। तो उसका प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कि साख निर्माण में कौन-सा कारक प्रभावी नहीं है? साख निर्माण में प्रभावी कौन-सा कारक प्रभावी नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, पहला ब्याज दर, बैंकिंग आदत, बैंकिंग सुविधा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें जो है साख निर्माण में कौन-सा कारक प्रभावी नहीं है? तो इनमें से देखिए कोई नहीं है, सभी जो है ये साख निर्माण में प्रभावी होते हैं, तो इसमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। इसके बाद में दूसरा है संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क, संरक्षण का शिशु उद्योग तर्क, ठीक है, तुलनात्मक लागत सिद्धांत पर आधारित है। यह मान्यता है कि संरक्षण अपनाने वाला देश अल्पकाल में ही तुलनात्मक लाभ की स्थिति में आ जाएगा। प्रशुल्क के विरोध में तर्क दिया गया तर्क है। देश के भुगतान शेष में असंतुलन दूर करने के उद्देश्य से आयातों पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिया गया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो शिशु उद्योग तर्क है, ठीक है, ये अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने जो है के पक्ष में तर्क ये प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। संरक्षण के पक्ष में शिशु उद्योग तर्क प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और ये जो तर्क है स्वदेशी उद्योगों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए दिया जाता है, जो कि आयातित होती है, ठीक है। तो इसका जो है डी होगा, ठीक है, इसका हो जाएगा डी। तीसरे प्रश्न में डाउट है, तीसरा प्रश्न मैं आपको नहीं बताने वाला, ठीक है। इसके बाद में चौथा प्रश्न देखिए कि स्फीति काल में सरकार की व्यय नीति होनी चाहिए, सरकार की व्यय नीति होनी चाहिए। अनुत्पादक व्यय में कटौती, जी। शीघ्र उत्पादन देने वाली योजनाओं को बढ़ावा देना, ये भी होना चाहिए। अनावश्यक व्यय पर कटौती लगाना, ये भी होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा डी। पांचवा प्रश्न है एक्स एवं वाई के बीच पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में, पूर्ण प्रतिस्थापन स्थिति की बात कर रहा है, तो जो MRS है वो कैसी होनी चाहिए? तो पूर्ण प्रतिस्थापन की स्थिति में जो है वो जो है MRS जो है एक्स और वाई वस्तुओं की जो, ठीक है, वो स्थिर रहेगी। कैसी रहेगी? स्थिर रहेगी, ठीक है। छठा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धारणा तटस्थता वक्र के संदर्भ में लागू नहीं होती है? तटस्थता वक्र के ढाल नीचे दाईं ओर होता है, जी बिल्कुल होता है। और ये उनतोदर होते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते, ये भी बिल्कुल सही है। और इसका करेक्ट आंसर होगा गणनावाचक दृष्टिकोण, ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न की। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है, मांग प्रोत्साहित स्फीति का कारण है। देखिए इसमें आएगा जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि जो है मांग वृद्धि को प्रेरित करती है। तो इसका होएगा डी आएगा, इसका डी आएगा, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है भारत में सबसे पहले अधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? विदेशी बैंक की बात करें तो ये जो आपके ग्रीनविलेज बैंक है इसी की है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 देखिए, प्रश्न नंबर 9 प्रश्न नंबर 9 है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद क्या होगा? उसका 7वां पद क्या होगा? तो यहाँ पर हमें ये n की वैल्यू इसने दे रखी है, तो हमने क्या करना है, ये 2n-1 है ना, 2 का 2, n की वैल्यू 7-1, ये हो जाएगा 14-1, तो इसका एक आंसर 13, तो इसका आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित समीकरण में कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है? कौन सी मुद्रा मूल्य स्तर को प्रभावित करती है?
तो जो सक्रिय मुद्रा है वो मूल्य स्तर को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 स्वास्थ्य और शिक्षा है। स्वास्थ्य और शिक्षा कैसी वस्तुएं ये? निजी वस्तुएं, सार्वजनिक वस्तुएं, मेरिट वस्तुएं या स्थानीय वस्तुएं? देखिए यहाँ पर मैं मेरिट वस्तुओं को बता देता हूँ। मेरिट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं, ठीक है, और ये इतनी उत्कृष्ट होती हैं कि उनकी व्यवस्था सार्वजनिक वस्तुओं की तरह बजट से होती है। ठीक है, तो इसमें इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा। ठीक है, इन वस्तुओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, भोजन योजना आदि ये सब आते हैं। ठीक है, तो ये मेरिट वस्तुएं आ जाएंगी। ठीक है, इसका आ जाएगा सी नंबर। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न, वस्तु कर निम्नलिखित संयोगों में से किससे संबंधित है? वस्तु कर किससे संबंधित है? तो वस्तु कर जो है वो उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर से संबंधित है। इसके बाद में मिलान करने वाला प्रश्न है। ठीक है, मिलान कीजिए। 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर में हमें बताना है आगत निर्गत विश्लेषण ये किसके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो है आगत निर्गत विश्लेषण जो है वो लियोनार्डिफ द्वारा दिया गया था, यानी कि ए का हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, और ए का 2 नंबर जो है इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों में से हमारा एक को कोई आंसर है। और व्यापार की शर्तें किसके द्वारा? ठीक है, डोरेंस के द्वारा। ठीक है, व्यापार की शर्तें जीएस डोरेंस के द्वारा। तो बी का 3 नंबर जो है सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। आगे इसमें आ जाएगा क्रय की शक्ति क्षमता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये कैसल के द्वारा। और तकनीकी विकास एवं आर्थिक समृद्धि अमर्त्य सेन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसका सी हो जाएगा। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 देखिए। 14 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत है 14 नवंबर 2004 को हुई थी। और अगला प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता को जिस सूत्र से ज्ञात किया जाता है वो कौन सा है? तो सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने के लिए जो है TUN, ठीक है, फिर ये फॉर्मूला जो है यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में 10वीं पंचवर्षीय योजना में साक्षरता प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें, ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ, ऐसे इसका आंसर होगा 75%। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न की। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो 1970-71 में किया गया था, 1967-68 में किया गया था। ठीक है, 17वें प्रश्न का आएगा सी नंबर। इसके बाद में भारत में स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर 8% के स्तर से अधिक रही है। कितनी बार अधिक रही है? तो ये लगभग 4 बार रही है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 19वां प्रश्न, प्रेबिस सिंगर थीसिस संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रेबिस। ठीक है, तो ये व्यापार की शर्तों से, संरक्षण से, एलपीजी देशों से, डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सभी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर की बात करते हैं अपने 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मद से प्राप्त राजस्व का बंटवारा केंद्र द्वारा राज्यों को नहीं करना पड़ता? तो इसका आपका आएगा सी नंबर, सीमा शुल्क के द्वारा। ठीक है, इसके बाद में 21 नंबर प्रश्न देखिए। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि दर समस्या उत्पन्न नहीं करती। कौन सी समस्या जो है वो उत्पन्न नहीं करती है? तो अवस्था बतानी है। प्रथम द्वितीय अवस्था में, प्रथम तृतीय अवस्था में, द्वितीय तृतीय अवस्था में, केवल प्रथम में। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका बी नंबर, प्रथम और तृतीय अवस्था में। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, वह भ्रम जो उद्योग के साथ साथ उसी प्रकार के विस्तार अथवा संकुचन करने की प्रवृत्ति दिखलाती है। तो इसका आएगा प्रतिनिधि फर्म कहलाती है। कौन सी फर्म कहलाती है? प्रतिनिधि फर्म है कहलाती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न की बात करें। 23 नंबर प्रश्न देखिए, किस अर्थव्यवस्था को उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? कौन सी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न थोड़ा ये। और देश में स्थापित प्रथम दीर्घकालीन औद्योगिक ऋण प्रदान करने वाला संस्थान कौन सा है? ठीक है, तो IFCI, क्या कौन है? IFCI। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जो है, और इसकी स्थापना जो है वो 1948 में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। ठीक है, और इनके अलावा मैं आपको साथ साथ में बता दूं कि एक था आपके IDBI। ठीक है, IDBI जिसकी स्थापना थी 1964 में, 1964 में। फिर आता आपके IC। ठीक है, इसकी स्थापना 1955 में, और इसके बाद में
IRBIR, ठीक है, IRBI इसकी स्थापना की गई थी 1985 में, ठीक है, 1985 में। और जो अब बात करें हम IFCI की, ठीक है, IC इसकी बात करें हम IFCI की बात करें, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 1948 में, ठीक है। ये आपने सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न कि कौन सा कर केंद्रीय सरकार द्वारा वसूला जाता है और वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों में बांटा जाता है? कौन सा कर होता है जी वो? ठीक है, तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क। कौन सा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसके बाद में 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है। राष्ट्रीय ऋण पर देय ब्याज सम्मिलित होता है, किसमें सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय ऋण पर जो देय ब्याज है वो आपके शामिल होगा व्यक्तिगत आय में, ठीक है, व्यक्तिगत आय में शामिल होगा, ठीक है। इसके बाद में मुद्रा की मांग है। मुद्रा की मांग है, आय मांग है, पूरक मांग है, व्युत्पन्न मांग है या प्रत्यक्ष मांग है? देखिए, मुद्रा की जो मांग है वो व्युत्पन्न मांग है, ठीक है, मुद्रा की मांग, ठीक है, विनिमय माध्यम कार्य के कारण होती है, ठीक है, मुद्रा की मांग, ठीक है, इसके जो है विनिमय मध्य कार्य के कारण होती है, ठीक है। यह जो है दूसरी वस्तुओं के मांग के संदर्भ में होती है, ठीक है, अतः इसे व्युत्पन्न मांग कहेंगे हम, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 28 की। 28 नंबर प्रश्न देखिए, हाल के वर्षों में विभिन्न कर प्रावधानों में निम्नलिखित में से कौन सा कर सर्वाधिक विवादास्पद सिद्ध हुआ है? ठीक है, तो कौन सा कर हुआ है? वो है न्यूनतम वैकल्पिक कर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में कुल उपयोगिता बढ़ती है, कुल उपयोगिता शून्य होती है, कुल उपयोगिता ऋणात्मक होती है या कुल उपयोगिता धनात्मक होती है, ठीक है। देखिए, जो ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता की प्रारंभिक अवस्था में जो है कुल उपयोगिता धनात्मक होती है। कैसी होती है? कुल उपयोगिता धनात्मक होती है, ठीक है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख पा रहे होंगे, जब जो है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो ये क्या होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता कैसी होती है? धनात्मक होती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 30 की। 30 नंबर प्रश्न देखिए, 30 नंबर प्रश्न है कि वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप है। वितरण की असमानता जानने की प्रचलित माप कौन सी है? देखिए, वितरण की असमानता मापने का प्रचलित माप जो है लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक है, ठीक है। कौन है? लोरेंज वक्र और गिनी गुणांक है, दो हैं, तो इसमें आपके गिनी गुणांक दिया है तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 31, एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा होगी, यह आगत, यह यदि आगत एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त हो, अच्छे स्थानापन्न हो, खराब स्थानापन्न हो, पूर्ण स्थानापन्न हो। 31 नंबर का आपका जो आ जाएगा, एक समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा तब होगा जब आगत जो है एक स्थिर अनुपात में प्रयुक्त हो, ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा। इसके बाद में 32 नंबर, किसने कहा है कि विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है? किसने कहा है? ये बात किसके द्वारा कही गई है? ठीक है, जो है किसने कहा है? विदेशी व्यापार आर्थिक विकास का एक इंजन है। इंजन किसने कहा था? तो डेनिस रॉबर्टसन ने कहा था। किसने कहा था? डेनिस रॉबर्टसन ने ये कहा था, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की बात करें। प्रश्न नंबर 33 देखिए, कोब डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधनों पर विचार किया जाता है? कितने साधनों पर विचार किया जाता है? तो दो साधनों पर विचार किया जाता है। कितने साधनों पर? दो साधनों पर, श्रम एवं पूंजी, ठीक है, श्रम एवं पूंजी, ठीक है। इसके बाद में 34 नंबर प्रश्न, लैंगिक बजट प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने प्रारंभ की थी? लैंगिक बजट प्रणाली जो है ऑस्ट्रेलिया ने प्रारंभ की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है, हिनार्थ प्रबंधन का उद्देश्य है विकास के लिए साधन जुटाना, ये भी होता है। युद्ध नीति की पूर्ति के लिए व्यवस्था, ये भी होता है। अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालना, ये भी होता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 की। 36 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को कहा जाता है। भारत में वर्तमान विदेशी विनिमय दर प्रणाली को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसे तैरती विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? तैरती विनिमय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? कौन सा कर जो है पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है? तो मेलों पर कर जो है पंचायत द्वारा एकत्रित किया जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के कारोबार का लगभग कितने प्रतिशत भाग सार्वजनिक बैंकों के द्वारा संबंध किया जाता है? 85% भाग, ठीक है, कितना? 85% भाग। इसके बाद में प्रश्न नंबर बात करते हैं अपने 39
39 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते क्योंकि प्रत्येक वक्र एक दूसरे के समानांतर होता है, प्रत्येक वक्र संतुष्टि के निम्न स्तर का द्योतक है, प्रत्येक वक्र अधिकतम संतुष्टि का द्योतक है, इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है, जो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, क्यों नहीं काटते हैं, क्योंकि उदासीनता वक्र जो है अलग अलग संतुष्टि स्तर को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं। इसके बाद में बात करते हैं 40 नंबर प्रश्न की। तो भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, कैसी है, संरचनात्मक बेरोजगारी है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपने प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न देखिए, 41 नंबर प्रश्न शिक्षा दूरसंचार तथा यातायात पर किया गया व्यय कहलाता है। शिक्षा दूरसंचार तथा यातायात पर किया गया व्यय कहलाता है क्या, कौन सा, ये कहलाता है परिवर्ती व्यय कहलाता है। कैसा, परिवर्ती व्यय कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में 42 नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर प्रश्न कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति निम्नलिखित में से कौन सी थी। कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी। ठीक है, तो चैल्या समिति थी। कौन सी समिति थी, वो चैल्या समिति थी। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है आर्थिक नियोजन संविधान की किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 44 है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को मुद्रा की मांग के सिद्धांत समझना चाहिए। ये विचार किसके द्वारा दिया गया था, तो ये विचार जो है फ्रीडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, फ्रीडमैन के द्वारा ये विचार जो है दिया गया था। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न है कि मिल्टन फ्रीडमैन द्वारा मुद्रा परिमाण सिद्धांत के संबंध में दिया गया समीकरण कौन सा है। मिल्टन फ्रीडमैन ने कौन सा समीकरण दिया था, तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा सी नंबर जो है वो होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 46 नंबर प्रश्न। 46 नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न है कि कीमत परिवर्तन में अति अल्पकाल में प्रभावी शक्ति कौन सी होती है। अल्पकाल में प्रभावी शक्ति कौन सी होती है, जो मांग है वो अधिक प्रभावी शक्ति होती है अल्पकाल में। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 47 है भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग अपनी वास्तविक आय को छिपा ले जाने में सफल रहते हैं, वहां निम्न में से किस कर की वृद्धि सामाजिक न्याय की दृष्टि से उचित होगी। कौन से कर की जो वृद्धि है वो उचित होगी, कौन से कर की, तो जो संपत्ति कर है उसकी, कौन सी, संपत्ति कर की। ठीक है, संपत्ति कर व्यक्ति की वास्तविक कर देय क्षमता की स्थिति को प्रकट करता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि यदि उपभोग फलन C बराबर 100 प्लस 0.8y और विनियोग I बराबर 50 हो तो संतुलित आय का स्तर क्या होगा। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा C0, ठीक है, प्लस CY प्लस I। ठीक है, अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दे रखा है, ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है, 100 प्लस 0.8y और I हमें दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, कितना, 50। 100 और 50 जो है जुड़ जाएंगे, ये जुड़कर हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150 प्लस 0.8y, 0.8y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर हमारे पास बराबर में y है, इधर बराबर में y है, तो ये जो हमारी एक इक्वेशन बनी है, ठीक है, तो इस y को हम इस साइड में ले आएंगे, y को इस साइड में ले आएंगे 0.8y। ठीक है, 0.8y और इधर हमारा आएगा 150। कितना आएगा, 150। इसे मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन क्या बन गई, y माइनस, ठीक है, 0.8y बराबर 150, ये बन गया। ठीक है, y एक y है, ये एक y में से हम मान लीजिए 0.8 घटाएंगे, एक में से 0.8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 0.2। कितना बचेगा, 0.2y बचेगा। ठीक है, बराबर में क्या है, बराबर में है 150, बराबर में 150। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास गुणा में है। ठीक है, इसे हम जब इधर लेकर जाएंगे तो ये जो है 0.2 जो है इसके नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है पॉइंट हटाएंगे तो इधर 10 लगाएंगे तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा। अब इसे जो हम कट कर देंगे। ठीक है, 2 के फाड़े से अपने 2 का भाग दिया 10 पे तो आएगा 5। ठीक है, कितना आएगा, 5। अब 150 को 5 से अपने करेंगे गुणा तो हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, 750। जो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 750 जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका हो जाएगा बी नंबर जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इसका हो जाएगा बी, 48 का बी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 49। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो शुरू किया गया था 1970 में। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 50 देखिए, उत्पादन फलन जो है एक फर्म को बताता है कि एक इकाई की लागत क्या है। एक निश्चित मात्रा में किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के साधनों के क्या विभिन्न संयोग संभव है, तो यही बताता है उत्पादन फलन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न की बात करें तो 51 नंबर प्रश्न में देखिए कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसे शीघ्र पलायन पर जानने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। कौन सी मुद्रा वो कहलाती है? तो ऐसी मुद्रा जो है वो गर्म मुद्रा कहलाती है। ठीक है, गर्म मुद्रा कहलाती है। इसके बाद में बात करें अवसर लागत के पर्यायवाची हैं। अवसर लागत के पर्यायवाची हैं, तो अवसर लागत के इनमें से हमें पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो इसका आएगा जो है इसकी वैकल्पिक लागत, इसे हम वैकल्पिक लागत, ठीक है, वैकल्पिक लागत और हस्तांतरण आय। ठीक है, हस्तांतरण आय और हस्तांतरण मूल्य इसे हम कहते हैं, ये इसके हो जाएंगे पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 की। 53, तो इसकी बात करें 53 नंबर प्रश्न की, तो 53 नंबर प्रश्न है सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य VMP होता है। सीमांत भौतिक उत्पादकता का मूल्य, ठीक है, तो वो होता है VMP इक्वल MPP इंटू प्राइस। ठीक है, ये होता है। इसके बाद में बात करें प्रश्न नंबर 54 की, त्वरक की अवधारणा में किस अर्थशास्त्री का योगदान है? त्वरण की अवधारणा, तो मैं बता दूं कि त्वरण की अवधारणा में जो है क्लार्क का जो है JM क्लार्क जो है JB क्लार्क जो है, ठीक है, उनका योगदान है। ठीक है, और इसके बाद में आगे जो है आगे सॉरी JB क्लार्क नहीं, इसके बाद में बात करें तो इसके प्रतिपादन की बात करते हैं हम। ठीक है, इसका प्रतिपादन जो है वो JM क्लार्क ने किया था। ठीक है, लेकिन इसे आगे चलकर जो है हिक्स है, ठीक है, सैमुअल्सन है, गुडविन है, ठीक है, इन्होंने जो है आगे चलकर इसे विकसित किया था। ठीक है, तो यहाँ पे JM क्लार्क नहीं है। ठीक है, तो हिक्स आ रहा है ऑप्शन में, तो हमारा आएगा हिक्स। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन इसका होगा हिक्स। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन देखिए 55 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को मिलाइए, मिलान करना है भाग ए का भाग बी से। ठीक है, तो जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के बीच में होता है, ठीक है, तो इसका हमने ए का देखना है किसके साथ आएगा। ए का जो है जब व्यापार किसी देश की सीमा के अंतर्गत विभिन्न स्थानों के बीच होता है, तो अंतर क्षेत्रीय हो गया। ये क्या हो गया? अंतर क्षेत्रीय हो गया। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें तो यदि जयपुर में बने हुए कपड़े आगरा, मुंबई तथा असम जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? असम देश। ये तो देखिए इसके बाद में हम बात करें कि यहाँ पर जो 55 नंबर प्रश्न है उसमें जो है भाग बी में एक ऑप्शन हमारा दे नहीं रखा। ठीक है, दे नहीं रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, इसे हम छोड़ रहे हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद में हम 56 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 56 नंबर प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जाएगा? कौन सा राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं किया जाएगा? किसानों द्वारा अपने उपभोग के लिए उत्पादित गेहूँ, इसे किया जाएगा। ठीक है, स्वयं के उपभोग के लिए निर्मित मकान, ठीक है जी, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को बेचा गया पुराना मकान, इसे शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये दोहरी गणना हो रही है। ठीक है, इसके बाद में बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो 57 नंबर क्वेश्चन है सूचकांक की गणना के आधार वर्ष हो सकता है। सूचकांक की गणना में आधार वर्ष हो सकता है, तो फिर श्रृंखला कुछ वर्षों का औसत, तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में 58 नंबर प्रश्न देखिए, 58 नंबर प्रश्न देखिए कि जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तब इसका यह प्रभाव होता है कि अवमूल्यन करता है। ठीक है, अवमूल्यन करता है, तो क्या होता है अगर कोई देश अपने व्यापार से उसको अनुकूल करने के लिए अवमूल्यन करता है, तो उसमें आयात महंगे निर्यात सस्ते होते हैं। आयात महंगे और निर्यात सस्ते होते हैं। ठीक है, बी हो जाएगा इसका। इसके बाद में वक्रीय परीक्षण विस्तार, वक्रीय परीक्षण विस्तार, ठीक है, तो तत्व उत्क्राम्यता परीक्षण का है या समय उत्क्राम्यता का है? तो ये समय उत्क्राम्यता का है। ठीक है,
इसके बाद हम बात करें 60 नंबर प्रश्न की कि यदि 3, 4, x 8 का समांतर मध्य 6 है तो x का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे 6 और 3 + 4 + x + 8, तो ये पद कितने दे रखे हैं हमें 4, ठीक है। तो 6 को 4 से इसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 24, कितना बन जाएगा ये 24 बन जाएगा। और बराबर में आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा जी, ये हो जाएगा 8 और 4 12, 12 3 15, कितना हो जाएगा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, कितना बन जाएगा 8 4 12 3 15, 15 प्लस एक्स और ये 4 के साथ गुणा हो गया 6 तो आ जाएगा 24। ये प्लस का है, 15 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो 24 में से हम 15 घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 9, ठीक है। इसका हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 61 देखिए, प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न, एकाधिकारी द्वारा दो बाजारों के में मूल्य विभेद संभव होता है। एकाधिकारी में देखिए मूल्य विभेद का अर्थ क्या होता है कि एक एकाधिकारी द्वारा भिन्न भिन्न कीमतें वसूलना, भिन्न भिन्न कीमतें वसूलना, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो मांग की लोच समान हो तथा बाजारों में अंतर संबंध हो, मांग की लोच समान हो तथा बाजारों में अंतर संबंध न हो, मांग की लोच असमान हो तथा बाजारों में अंतर संबंध हो, मांग की लोच असमान हो तथा बाजारों में अंतर संबंध भी न हो, ठीक है। तो इसमें जो है क्या होता है, दोनों बाजार मांग की लोच भिन्न भिन्न हो इसके मूल्य विभेद के अनुसार, ठीक है, और उनमें अतः संबंध न हो, ठीक है, और वस्तुओं के आपसी प्रभाव द्वारा कीमतें समान हो जाएंगी उसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। 62 नंबर प्रश्न देखिए, किसी देश की मुद्रा का अवमूल्यन उसके भुगतान शेष के असंतुलन में सुधार करेगा, ठीक है, यदि उसके द्वारा किए गए आयात और निर्यात के मूल्य लोच का योग है। देखिए अवमूल्यन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मुद्रा अवमूल्यन का उल्लेखनीय प्रभाव तभी दृष्टिगोचर होगा जब आयात एवं निर्यात के मूल्य लोच का योग जो है एक से अधिक होगा, ठीक है, एक से अधिक होगा। तो इसका आएगा डी नंबर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न देखिए। 63 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित मदों में से कौन सकल राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाएगा, कौन सा सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपके आएगा कंपनी द्वारा लाभांश का भुगतान, पुराने भवन की विक्रय आय, सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, कंपनी द्वारा नई पूंजी का निर्गमन। तो देखिए 2 नंबर ऑप्शन और जो 3 नंबर ऑप्शन ये तो शामिल नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 1 और 4 किया जाएगा, 1 और 4 शामिल किया जाएगा। 64 नंबर, गिन्नी गुणांक है, गिन्नी गुणांक क्या है, ठीक है। गिन्नी गुणांक निवेश की उत्पादकता या पारिवारिक जोत पर सकल जोत पर घरेलू सदस्यों की अल्प बेरोजगारी की, ठीक है, माप है, या व्यापारिक बैंकों में गुण तथा प्राथमिक जमा के अनुपात की माप है, या आय के वितरण में समानता या असमानता की माप है। तो 64 की हम बात करें तो ये जो है आय के वितरण में समानता तथा असमानता की माप है, ठीक है। अगर गिन्नी गुणांक की हम बात करें तो इसका सूत्र होता है जी बराबर, ठीक है, जी एन, ठीक है। यहाँ पर एन जी जो है, ठीक है, वो मध्य अंतरों का योग है और एन जो है वो अंतरों की संख्या है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे 65 नंबर प्रश्न देखिए। 65 नंबर प्रश्न देखिए कि संतुलन समृद्धि में यह अनिवार्य है कि संतुलन समृद्धि में यह अनिवार्य है कि श्रम शक्ति का पूर्ण रूपेण प्रयोग हो, पूंजी स्टॉक का पूर्ण रूपेण प्रयोग हो, तो इसका सी हो जाएगा, ये दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न है, ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है, ब्याज तरलता परित्याग का प्रतिफल है, किसके द्वारा कहा गया था, ये किन्स के द्वारा कहा गया था, किसके द्वारा, किन्स के द्वारा, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो है निम्न में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, निगम कर जो है वो एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि रैखिक मांग फलन पर मांग की कीमत लोच, रैखिक फलन पर मांग की लोच जो है वो
होती है नीचे का भाग बटाने ऊपर का भाग, नीचे का भाग बटाने ऊपर का भाग होता है, ठीक है। यानी कि इसका अपने इस हिसाब से देखें तो बी आंसर आएगा कि घटती है, कीमत लॉस क्या आती है, घटती है, जैसे जैसे बिंदु नीचे की ओर आता जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी। इसके बाद हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 देखिए, असंतुलित विकास निम्न मान्यता पर आधारित है। कौन सी मान्यता पर आधारित है? तो विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ होता है, पूंजी व श्रम की पूर्ति स्थिर रहते हैं, पूंजी की पूर्ति असीमित होती है, क्रियाशील क्षेत्रों में काम करता है। तो जो असंतुलित विकास जो है कौन सी मान्यता पर आधारित है? जो पूंजी और श्रम की पूर्ति स्थिर रहती है वो इस मान्यता पर आधारित है, ठीक है। 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय लेन देन है, कौन सा वित्तीय लेन देन है? तो इसमें बात करें शेयरों का क्रय विक्रय, शेयरों का क्रय विक्रय जो वित्तीय लेन देन है। इसके बाद में 71 नंबर प्रश्न है, अल्प विकसित देशों में राजकोषीय नीति आर्थिक विकास की गति को तेज करने में प्रावेगिक कार्य कर सकती है। इस अवधारणा का विकास प्रमुखतः किनके विचारों पर हुआ है? किनके विचारों पर हुआ है? तो जो है किन्स के विचारों पर हुआ, किनके विचारों पर हुआ है? किन्स के विचारों पर हुआ है। इसके बाद में हम बात करें 72 नंबर क्वेश्चन की। 72 नंबर क्वेश्चन है कि यदि यदि अन्य बातें समान हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम, ठीक है, यदि अन्य बातें समान होंगी तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि के कारण आय का ऊंचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर होता है, ठीक है। ब्याज दर का नीचा स्तर, आय का ऊंचा स्तर होता है, ठीक है। तो इसका सी होगा। इसके बाद में 73 नंबर प्रश्न है कि सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच सीमांत आय शून्य होगी यदि मांग की लोच क्या होगी? इकाई के बराबर होगी, इकाई के बराबर होगी, एक के बराबर होगी। इसका आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 विकासशील देशों की निम्नलिखित में से किस समस्या के निदान हेतु बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त की गई? बेकर प्लान एक युक्ति के रूप में प्रयुक्त की गई थी। तो जो बेकर प्लान है विकासशील राष्ट्रों की ऋण अदायगी की समस्या के समाधान हेतु की गई थी, ठीक है। तो इसका डी आ जाएगा, ठीक है, ऋण अदायगी की समस्या। इसके बाद 75 नंबर, मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि किसे होती है? लेनदार को होती है। देखिए 75 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं इतनी मुश्किल से आपके लिए क्लास बना रहा हूं, प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा, इसे शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 76 नंबर, हेरेड डोमर मॉडल है, हेरेड डोमर मॉडल है, ठीक है। हेरेड डोमर मॉडल जो है वो प्रावेगिक है, हेरेड डोमर मॉडल जो है वो प्रावेगिक है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, केन्स के पूर्व जिस अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की समस्या पर विचार किया था वो कौन से हैं? वो पिग्गू थे। कौन से थे? पिग्गू थे। जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, जीएनपी और जीडीपी में अंतर है, वो अंतर इनमें सिर्फ जो है विदेशों से शुद्ध साधन आय का है, विदेशों से शुद्ध साधन आय का है, ठीक है, इन दोनों का अंतर है, ठीक है। इसके बाद में 79 नंबर क्वेश्चन है। 79 नंबर देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको पता ही है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, जिसमें निजी और सरकारी उद्यम दोनों ही कार्यरत हों, ठीक है। तो आंसर हमारा आ जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र, क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न, एनएनपी बराबर होगा, एनएनपी बराबर होगा, इनमें से एनएनपी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें हम बात करें अगर जीएनपी में से सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से, ठीक है, जो है जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से अगर हम गिरावट को घटा दिया जाता है, ठीक है, गिरावट को घटा दिया जाता है तो हमें एनपी प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 81 की। 81 नंबर प्रश्न देखिए, पूर्ति अपनी मांग उत्पन्न करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, किसका विचार है? तो ये से का है, जे बी से का विचार है, ठीक है, जे बी से का विचार है। 82 नंबर प्रश्न, भारत की छठी पंचवर्षीय योजना में किस पर सर्वाधिक व्यय किया गया था? छठी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक जो है ऊर्जा पर व्यय किया गया था, ठीक है। 83 नंबर, समसीमांत दृष्टिकोण नियम कहलाता है, समसीमांत दृष्टिकोण नियम क्या कहलाता है? गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? गोसेन का द्वितीय नियम कहलाता है। और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, ध्यान रखिएगा, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम जो है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है, ये गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। सीमांत
उपयोगिता ह्रास नियम जो है गुसेन का प्रथम नियम कहलाता है, ठीक है। और जो समसीमांत तुष्टिगुण नियम है ये जो गुसेन का द्वितीय नियम कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 84, 84 नंबर प्रश्न देखिए। बजट एक बड़ा यंत्र है, बजट एक बड़ा यंत्र है, बजट एक बड़ा यंत्र है, किसका यंत्र है ये? राजकोषीय नीति का, ठीक है, किसका? राजकोषीय नीति का एक बड़ा यंत्र है, ठीक है। अगर बात करें आर्थिक नीति की, तो आर्थिक नीति के तहत राजकोषीय, मौद्रिक, व्यापारिक, औद्योगिक, कृषि नीति आती हैं, जबकि जो बजट है वो राजकोषीय नीति का एक बड़ा यंत्र है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए नंबर। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 85 की। यदि डी बराबर 400 माइनस 2p हो तो 50 रुपये प्रति इकाई कीमत पर मांगी गई मात्रा कितनी होगी? वेरी सिंपल है, आपने क्या करना है, 400 माइनस 2 गुणा कीमत कितनी है? 50 रुपये है, तो 400 माइनस ये आ जाएगा 100, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 300, कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की। 86 नंबर प्रश्न, 86 नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो गोरवाला समिति के संस्तुति पर हुई थी, ठीक है। तो गोरवाला समिति के नाम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 87 नंबर। सर्वाधिक तरल है, सर्वाधिक तरल कौन है? सर्वाधिक तरल मुद्रा है, सर्वाधिक तरल मुद्रा है। इसके बाद में 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय आय की गणना होती है, राष्ट्रीय आय की गणना जो है वो प्रचलित कीमतों पर और स्थिर कीमतों पर, दोनों पर ही होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। वेट लगाया जाता है, वेट लगाया जाता है, WAT, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा? उत्पादन के प्रथम स्तर पर सीधे उपभोक्ताओं पर, उत्पादन के अंतिम स्तर पर या उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के समस्त स्तरों पर लगाया जाता है वेट, ठीक है। इसका हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे 90 नंबर प्रश्न की। तो कीमत नेतृत्व मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है? कीमत नेतृत्व मॉडल में, ठीक है। तो कीमत नेतृत्व मॉडल की बात करें तो इसमें फर्मों के बीच जो है एक गुप्त समझौता होता है, क्या होता है? एक गुप्त समझौता होता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करें तो केवल कीमत नेता अपना लाभ अधिकतम करता है, संयुक्त लाभ अधिकतम किए जाते हैं, कोई भी अपना लाभ अधिकतम नहीं कर पाती, प्रत्येक फर्म अपना लाभ अधिकतम करती है। इसमें जो है आएगा ए नंबर आएगा। जो कीमत नेता मॉडल है उसमें केवल कीमत नेता अपना जो है लाभ अधिकतम करना चाहता है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, जो एक गुप्त समझौता होता है उसके दौरान जो है उद्योग का नेता जो होता है उसके द्वारा जो कीमत निर्धारित की जाती है, ठीक है, उसी कीमत पर वो अपनी वस्तुएं बेचते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 91 की। 91 नंबर क्वेश्चन है, 91 नंबर प्रश्न है। तो 91 नंबर प्रश्न देखिए। विशेष आहरण अधिकारों को सदस्य राष्ट्रों में निम्न में से किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? किसके अनुपात में आवंटित किया जाता है? तो IMF में अंशदान के द्वारा, ठीक है। इसका हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं 92। जब AC गिरती है तो MC, जब AC गिरती है तो AC क्या होगी? गिरती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जब AC गिरेगी तो हम इसे एक वक्र के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए AC, ये AC वक्र है, गिर रहा है, ठीक है, यहाँ से ये गिर रहा है। तो MC, ठीक है, MC अब ये गिरेगा तो MC भी क्या हो रही है? गिर रही है, ठीक है, MC भी गिर रही है, ठीक है। तो इसका आ जाएगा ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा? ए नंबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो MC गिरती है, लेकिन MC जो है वो ध्यान रखिएगा दुगनी गति से गिरती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। जब AC गिरती है तो MC जो है AC से कम होगी, ठीक है। यहाँ पर जो MC है वो AC से क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और अगर इसके बाद में बात करें AC बढ़ती है तो MC भी बढ़ेगी, ठीक है। और AC से अधिक होती है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? AC से अधिक हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 93 नंबर, ठीक है, 93 नंबर प्रश्न। वर्तमान में SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है, वर्तमान में SDR का मूल्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका आएगा 5 देशों की मुद्राओं का समुच्चय, ठीक है, 5 देशों की मुद्राओं का समुच्चय। इसके बाद 94 नंबर है। निम्न में से क्या क्राउडिंग आउट इफेक्ट से संबंधित है, ठीक है।
तो इसमें बात करें हम निजी विनियोग में वृद्धि के कारण सार्वजनिक विनियोग में कमी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप निजी उपयोग तथा विनियोग में कमी। ठीक है, तो इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन इसके देखते हैं। अगला ऑप्शन है इसका सार्वजनिक विनियोग में कमी के कारण निजी विनियोग में वृद्धि, निजी उपयोग में वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। ठीक है, तो हम बात करें इसके अंतर्गत 94 नंबर प्रश्न की, और जब हमने जो ISLM मॉडल पढ़ा था उसके अंतर्गत राजकोषीय नीति के द्वारा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जाती है। ठीक है, और जो IS वक्र है वो दाईं ओर चला जाता है। ठीक है, IS वक्र जो है वो दाईं ओर चला जाता है। ठीक है, इससे क्या होती है, ब्याज दरें बढ़ जाती है और निजी निवेश घटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका जो है बी नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 95 नंबर राष्ट्रीय आय क्या है। 95 नंबर राष्ट्रीय आय क्या है, इस प्रश्न को जी मैं एक बार छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इस प्रश्न पर अलग से कुछ प्रश्न हैं, उन पर हम अलग से एक वीडियो के द्वारा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है। ठीक है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारतीय आयात संरचना से निम्नलिखित का आयात 1951 से 85 के दौरान सर्वाधिक रहा था। किसका सर्वाधिक रहा था, उर्वरकों का रहा था। ठीक है, इसके बाद में 97 नंबर क्वेश्चन है तरलता जाल की अवधारणा किसने विकसित की है। तरलता जाल की अवधारणा जो है कीन्स के द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, इसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन है प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है वो 1952 में किया गया था। ठीक है, 1952 में किया गया था। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 99 नंबर प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। यदि स्कूटर की कीमत में 10% की कमी हो तथा उसकी मांग में 30% की वृद्धि हो तो मांग की लोच क्या होगी। मांग की लोच क्या होगी, देखिए अगर मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो तो मांग की लोचा इकाई से अधिक होती है। मांग की लोचा जो है वो इकाई से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे आगे 100 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। उदासीनता वक्र सामान्यता होता है। उदासीनता वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की नितोदर होता है, आधार अक्ष के समानांतर होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर यहाँ पर हम बात करें उदासीनता वक्र की, ठीक है, IC कर्व की बात करें तो इस प्रकार का होता है। ये मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। कैसा होता है, उन्नतोदर होता है। तो जी आज की क्लास के हमारे जो है 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 50 प्रश्न हो रहे हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम प्रश्न नंबर 101 की बात करते हैं। कॉरिडोर हिक्स क्षतिपूर्ति मापदंड के अनुसार ऐसी आर्थिक नीति में परिवर्तन समाज कल्याण में वृद्धि करता है जिसमें यदि लाभार्थी क्षति उठाने वालों की वालों की क्षति भर ही पूर्ति कर सके, यदि लाभार्थी क्षति उठाने वालों की क्षतिपूर्ति के पश्चात कुछ लाभ अपने पास रख सकें, क्षति उठाने वाले नीति परिवर्तन का विरोध न करें, क्षति प्राप्तकर्ता लाभार्थियों को इस बात के लिए राजी कर सकें कि पूर्व स्थिति ही बेहतर होगी। तो 101 नंबर प्रश्न है। ठीक है, इसमें हम बात करें इसके आंसर की तो इसका बी नंबर आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा इसका, बी नंबर आंसर आएगा। अधिकतम सामाजिक कल्याण को स्पष्ट करने के लिए जो है जो कॉरिडोर जो है, ठीक है, कॉरिडोर और हिक्स ने क्षतिपूर्वक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्षतिपूर्वक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आंसर होगा। इसके बाद में 102 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह नीति नहीं है जिनमें भारत निर्यात प्रोत्साहन हेतु अपनाया गया है। तो विशिष्ट उत्पाद केंद्रित व्यू नीति, 15x15 वस्तु बाजार व्यू नीति, और इसके बाद में हम बात करें सी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन पूंजी उत्पाद व्यूह नीति। ठीक है, और डी नंबर है लातीनी अमेरिका केंद्रित व्यूह नीति। अगर इसके अंतर्गत हम बात करें तो भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु जो है, ठीक है, विशिष्ट उत्पाद केंद्रित व्यूह नीति, ठीक है, 15x15 वस्तु बाजार व्यूह नीति, लैटिन अमेरिका केंद्रित व्यूह नीति और अफ्रीका केंद्रित नीति अपनाई तथा
जो एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया था। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कौन सी नीति नहीं अपनाई थी, तो जो है पूंजी उत्पाद व्यू नीति जो नहीं अपनाई थी। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि का कीमत विभेद है। प्रथम कोटि का कीमत विभेद, जब उत्पादक प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। ठीक है, जब उत्पादक प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न कीमत प्राप्त करता है, जब उत्पादक विभिन्न बाजारों में भिन्न कीमत प्राप्त करता है, जब उत्पादक निकट स्थानापन्न वस्तु उत्पादित करता है। तो इसका जो आएगा, ये बात कर रहा है किसकी, ये बात कर रहा है एकाधिकारी की। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, आपके ए नंबर ऑप्शन आएगा, जब उत्पादक प्रत्येक इकाई के लिए भिन्न भिन्न कीमत प्राप्त करता है। ठीक है, क्योंकि एकाधिकारी अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए मूल्य विभेद की नीति अपनाता है। ठीक है, तो इसका ए नंबर हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न चित्र में उत्पादक की बचत बराबर है। उत्पादक की बचत बराबर है, किसके बराबर है, उत्पादक की बचत। अगर यहाँ पर बात करें उत्पादक की बचत की, तो ये जो एरिया है उत्पादक की बचत का, ये वाला एरिया जो है APZ, ये वाला एरिया APZ एरिया जो है, ठीक है, ये उत्पादक की बचत के बराबर है। तो इसका आएगा डी नंबर हो जाएगा APZ। ठीक है, इसे हम क्लियर करते हैं थोड़ा। यहाँ पर देखिए, जब OQ मात्रा लगाई जाती है उत्पादन करने के लिए, ठीक है, तो उसे जो लागत पड़ेगी वो पड़ेगी OAZQ जो उसे लागत पड़ेगी। लेकिन OQ मात्रा जब वो बेचेगा, जब वो विक्रय करेगा, ठीक है, तो जो उसे आय प्राप्त होगी, जो उसे आय प्राप्त होगी, ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ OAQZ, ये उसकी होगी लागत। ठीक है, अब हम आय की बात करें, इसे बेचने पर जो आय उसे प्राप्त होगी, आय प्राप्त होगी OPZQ जो है उसे OPQZ, ठीक है, ये उसे लागत आय प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर बात करें बचता क्या है, अगर इनको घटाएं तो हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा, APZ बचेगा। क्या बचेगा, APZ जो है वो बचेगा। ठीक है, तो ये उसकी क्या होगी, बचत होगी। क्या होगी, बचत होगी। ये वाला क्षेत्र जो उसका बचत वाला होगा। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न देखिए, अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है, यह अवधारणा प्रतिपादित की गई तथा इसका अनुभाविक परीक्षण किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आएगा आपके माल्थस, क्या आएगा, माल्थस आएगा इसका। ठीक है, माल्थस, सॉरी, प्रश्न नंबर 105 में 106 नंबर देखने लग गया। ठीक है, इसका जो आपका आएगा वो आएगा स्वीजी और स्टिगलर द्वारा। किसके द्वारा, स्वीजी और स्टिगलर के द्वारा आएगा। ठीक है, देखिए, अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है। ठीक है, इस अवधारणा की बात करें तो स्वीजी ने इसे विकसित किया और इसका जो अनुभाविक परीक्षण है वो स्टिगलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, 106 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक JS मील हैं, JS मील हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 107 की। 107 नंबर प्रश्न देखिए, कर छूट के संबंधों में भारतीय सरकार निम्न में से किस पद्धति पर जाना चाहती है, किस पद्धति पर जाना चाहती है, तो वो EET पद्धति पर जाना चाहती है। ठीक है, EET, ठीक है, इस पद्धति पर वो जाना चाहती है। अब ये है क्या, EET एग्जाम्प्ट टैक्सेशन है। ठीक है, ये इस पर जानना चाहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं 108 नंबर, 10वीं योजना में निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दी गई थी, सबसे ज़्यादा किसे प्राथमिकता दी गई थी, ऊर्जा के क्षेत्र को। ठीक है, इसके बारे में बात करें 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करता है, कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है इसका प्रकाशन करता है। तो आज का 110 नंबर प्रश्न है। 110 नंबर प्रश्न, एक के सेन द्वारा निर्मित सूचकांक को संबोधित किया जाता है। एक सेन द्वारा निर्मित सूचकांक को संबोधित किया जाता है। तो इसमें बात करें 110 नंबर प्रश्न में, जो इसमें आएगा दरिद्रता सूचकांक।
क्या आएगा, दरिद्रता सूचकांक। ठीक है, जो ये जो अर्थशास्त्री एक से नोबेल पुरस्कार से ये सम्मानित हैं। ठीक है, और उन्होंने 1973 में एक लेख प्रकाशित किया था, पॉवर्टी, ठीक है, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इनमें उन्होंने यही बात की थी। ठीक है, और इसे जो है सेन का गरीबी गुणांक भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आगे 111 नंबर प्रश्न, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो जे.पी. क्लार्क ने दिया था। इसके बाद में हम बात करते हैं 112 नंबर प्रश्न। 112 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता की बजट रेखा जो है 2x + 5y = 50, जहाँ x और y वस्तुओं की उपभोग मात्रा है तथा उपभोक्ता की आय 50 है, तो इस बजट रेखा का ढाल होगा, इस बजट रेखा का हमें ढाल बताना है। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, आप इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अगर बात करें बजट रेखा की ढाल की, तो बजट रेखा का ढाल होता है माइनस पी एक्स बटा में पी वाई, पी एक्स बटा में पी वाई। तो यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू जिसने दे रखी है। तो -2/5 किस में आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करें हम प्रश्न नंबर जो है 113 नंबर प्रश्न। 113 नंबर प्रश्न, ये यहाँ से मिस्टेक से 123 लिखा हुआ है, ये 113 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो वर्तमान में विशेष आहरण अधिकार की एक इकाई के निर्धारण का आधार है। ठीक है, इसका आंसर आएगा विश्व की 5 मुद्राओं के भारित औसत पर। ठीक है, भारित औसत पर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें आगे 114 नंबर, किसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि सार्वजनिक व्यय झटकों में तथा कदमों के क्रम में बढ़ता है, न कि सतत रूप में? ये किसने कहा था? तो ये वाइसमैन तथा पिकॉक, वाइसमैन तथा पिकॉक। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 115 नंबर प्रश्न। 115 नंबर प्रश्न देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों में पेशबंदी का उद्देश्य क्या है? तो विदेशी विनिमय में जोखिम स्वीकार करना, या विदेशी विनिमय में सट्टेबाजी, या विदेशी विनिमय में जोखिम को सुरक्षित करना। तो जोखिम को सुरक्षित करना इसका आंसर होगा। ठीक है, 116 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता है? माल या यात्रा, परिवहन, अंतरण या विदेशी निवेश? तो इसमें आएगा विदेशी निवेश। क्या आएगा? विदेशी निवेश। ठीक है, इसके बाद में 117 नंबर प्रश्न की बात करें तो पेरेटो अनुकूलतम की स्थिति को परिभाषित किया जा सकता है जहां सभी की स्थिति बेहतर होना आवश्यक है। बात करें बी नंबर ऑप्शन की, तो बी नंबर ऑप्शन है कुछ लोग बेहतर स्थिति को प्राप्त करें तथा कुछ को बदतर स्थिति प्राप्त हो, कुछ लोगों की स्थिति बेहतर हो किंतु किसी की स्थिति बदतर न हो। तो इसका सी नंबर सही होगा। ठीक है, 118 नंबर प्रश्न, मुद्रा के निम्न कार्यों में से कौन सा एक वर्तमान व भविष्य को जोड़ने में सहायक होता है? कौन सा सहायक होता है? तो मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, मूल्य का हस्तांतरण या मूल्य का संचय। भविष्य के लिए बात करें तो मूल्य का संचय, मूल्य का संचय। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न देखिए, 119 नंबर प्रश्न, गेट बातचीत का 8वां चक्र किस शहर में प्रारंभ हुआ था? 8वां चक्र की बात कर रहा है, तो ये जो है पुंता डेल एस्टा, कहाँ हुआ था? पुंता डेल एस्टा। ठीक है, जो उरुग्वे में है। ठीक है, वहाँ हुआ था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 120 नंबर, बेरोजगारी की दर तथा स्फीति के बीच अल्पकाल में अनुभाविक संबंध को औपचारिक रूप प्रदत्त किया था। डब्ल्यू फिलिप्स ने, किसे? डब्ल्यू फिलिप्स ने। तो ये आपके जो है इकोनॉमिक्स के जो है 120 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। 120 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स के, ये कंप्लीट हो चुके हैं पूरे। ठीक है, अब आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन जो है वो शुरू होंगे। 30 प्रश्न जो है, आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अब देखिए मनोविज्ञान के प्रश्न थे जो अपने उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में 122 नंबर प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, 123 नंबर प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को
विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है, कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों की व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो ए और बी दोनों ही सही है, ए और बी दोनों ही सही है, इसका डी हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 124 देखिए कि जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? उस परीक्षा को क्या कहते हैं? उस परीक्षा को विश्वसनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 125 देखिए, 125 नंबर प्रश्न कि पहले खालिस्तान है, फिर में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन या निदानात्मक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होएगा योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन। 126 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से डिसलेक्सिया की विशेषता है। ये तो आप जानते ही होंगे डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आएगा सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में। ठीक है, इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 127 नंबर प्रश्न की बात करें। एक सौ सत्ताईस नंबर प्रश्न है सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान रखता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो शीघ्र सीखता है। ठीक है, 128 नंबर प्रश्न देखिए, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प की शिक्षा किसे दी जानी चाहिए? तो मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। किसे दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए। इसके बाद में आएगा 129 नंबर प्रश्न, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे दूर किया जा सकता है? उदाहरण देकर, ताड़न देकर या सजा देकर, ये तीन ही गलत है। इसका आएगा पारितोषिक देकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 130 नंबर प्रश्न। 130 नंबर प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालन किया जाता है, क्या कहलाता है? कौन सा कहलाता है? तो वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें 131 नंबर प्रश्न, व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। 132 नंबर प्रश्न है, बुद्धि के त्रियामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी है? बुद्धि के कारकों की संख्या 120 है। 120 है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं 133 नंबर प्रश्न। 133 नंबर प्रश्न देखिए, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है प्रेरक कही जाती है। ठीक है, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर दिया जाना चाहिए? अभिभावकों को मत देना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णयों को देना चाहिए, सामुदायिक विचार। तो इसका आएगा वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 135, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग की बात कर रहा है। तो जो इसमें आएगा उदात्तीकरण। क्या आएगा? उदात्तीकरण आएगा। ठीक है, 136 नंबर प्रश्न है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। मनुष्य जीवन का आरंभ किस पर घटित है? 2 कोष पर, कई कोष पर, केवल एक कोष पर। ठीक है, किस पर? केवल एक कोष पर। ठीक है, इसके बाद में आएगा 137 नंबर प्रश्न है, शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ये तो है। दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, तो नैतिकता का होना, ये शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। 138 नंबर प्रश्न है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। ठीक है, जो 138 नंबर का हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? पैरों की उचित उपयोग। इसमें मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, या प्रशिक्षण और अधिगम, या शक्ति और गति। इसमें आएगा शक्ति और गति। ठीक है, देखिए मनोविज्ञान के केवल मैं सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर ही बता रहा हूँ, क्योंकि इतना मनोविज्ञान का तो मुझे इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 139 नंबर, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, 140 नंबर प्रश्न है,
इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर, हमारा आज का प्रश्न नंबर है 141 नंबर प्रश्न। 141 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? कौन सीखने के सही स्तर हैं? तो सभी में तथ्य पहले आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, फिर प्रज्ञान। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। 142 नंबर, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों को भी अधिगम कहा जाता है। क्या ये सही है? ठीक है, इसको से संबंधित हमें बताना है। तो इसमें आएगा नहीं। क्या आएगा? नहीं। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार से उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम नहीं कहा जाता। ठीक है। 143 नंबर, चिंतन क्या है? चिंतन क्या है? चिंतन जो है प्रतीकों का प्रयोग है। प्रतीकों का प्रयोग है। ठीक है। 144 नंबर प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग। ठीक है। 144 का आएगा आपका प्रोड। 144 का आएगा प्रोड। 145 नंबर, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? तो 145 का आएगा सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, समस्या के समाधान वाला सूझ का सिद्धांत। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 146 नंबर प्रश्न, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन जो है यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है मानसिक विकास का है। किसका है? मानसिक विकास का है। इसके बाद में 147, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं विचलनशीलता और प्रतिमानता, ए और बी। ठीक है। 148 नंबर प्रश्न की हम बात करें, 148 नंबर प्रश्न की अब हम बात करेंगे। तो 148 नंबर प्रश्न, मेरडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। ठीक है। तो सामाजिक स्तर से अगर इनकी बात करें तो इसका आंसर आएगा अधिक स्वस्थ एवं विकसित। अधिक स्वस्थ एवं विकसित। ठीक है। 149 नंबर, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? कैटल की यहाँ पर बात की जा रही है तो 16 हैं। कितने हैं? 16 शील गुण बताए थे कैटल ने। ठीक है। इसके बाद में मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? ठीक है। कौन सा है? वह TAT परीक्षण है। कौन सा है वो? TAT, यानी कि विषय आत्मबोधन परीक्षण। विषय आत्मबोधन परीक्षण है। ठीक है। तो लो जी, ये आपके पूरे इसके क्वेश्चन हो चुके हैं। 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब आप जो है अपने जो आंसर मिलाइए। ठीक है। और कमेंट करके बताइए किसके कितने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और उसी अनुसार आगे आप और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अगर आपने पेपर को ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तक आपके मान के चलिए कि 14 पेपर तो ये होने हैं, जिसमें से 2 पेपर हो गए, और अभी जो आपके पिछले 3 सालों के पेपर है वो भी होने हैं। और इसके अलावा आपके काफ़ी और बड़े बड़े 100 नंबरों के 100 प्रश्नों के टेस्ट अभी और आपके होने शेष हैं। ठीक है। तो मेरी कोशिश यही है कि जितने क्वेश्चन हम कर लें उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है। उन्हीं में से ही अपने क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।